हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन है इसकी PT 365, जो कि ये अपडेटेड स्टडी मटेरियल है। ये फर्स्ट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2023 से लेकर जनवरी 2023 तक जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसे हम लोग कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, जो कि हमारे यहाँ पे पॉलिटी के अंदर होने वाली है। ये पार्ट 1 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पार्ट 2 भी आएगा अभी एक वीक के बाद। जो भी आएगा मैं उसे कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट मैं ये 2 PDF आपकी कवर यहाँ पे करवा दूँ, जिससे कि लास्ट मोमेंट रिवीजन आपका बेटर हो जाए। और ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आप देखोगे कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन फंसते हैं करंट अफेयर से, वो रिसेंट के ही होते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोग को रिकमेंड ज़रूर करती हूँ हर बार कि 1 साल या 2 साल पहले के आप लोग ज़रूर पढ़ के जाओ, ठीक है। मिनिमम तो आप लोग को 1.5 साल के कवर करना है, मैक्सिमम आप लोग 2-2.5 साल का कवर कर सकते हो अगर आप लोग उतना कर सकते हो तो, ठीक। लेकिन एक तो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोग 2023 की जैन से लेकर मई आप लोग छोड़ सकते हैं, अप्रैल तक एटलीस्ट कवर कर लेना। तो अभी जो यहाँ पे सेकंड आएगा वो मार्च और अप्रैल की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगी उससे रिलेटेड आएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। सबसे पहले देखने वाले हैं सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, स्पीकर ऑफ हाउस, डिप्टी स्पीकर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ऑफिस ऑफ मेयर, ऑनलाइन गेमिंग, ऑडिट डेटा स्टैंडर्डाइजेशन एंड देन एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, पब्लिक सर्वेंट कंटेंट एंड अदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ओके। तो इसी तरीके से हम लोग जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट है सबके यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के साथ। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अच्छे तरीके से आप लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह दे रहे होंगे। तो रिवीजन भी आप लोग की हार्डली हो ही चुकी होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। लेकिन अगर नहीं हुई है तो इस 2 मैगजीन जो मैं यहाँ पे अभी आप लोग को PDF के साथ पढ़ाने वाली हूँ, कि स्टडी मटेरियल फर्स्ट एंड जो स्टडी मटेरियल सेकंड आएगा, प्लीज़ उसे मिस नहीं करना है। एट लास्ट उसे देखकर तो ज़रूर जाना है, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं और काफ़ी आपका रिवीजन भी हो जाता है। देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर ऐसा नहीं है कि अभी फर्स्ट टाइम ये जनवरी 2023 में ये न्यूज़ में था, ये लास्ट ईयर भी न्यूज़ में था, ये हमेशा न्यूज़ में रहेगा। कुछ ऐसे पॉलिटी के टॉपिक है जो कि हमेशा न्यूज़ में रहेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग को ये बिल्कुल से कोशिश करना है कि इस तरीके के टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, स्पेशली पॉलिटी से, जो कि 15 to 17 क्वेश्चन आते ही है। और इसमें आप लोग को मैक्सिमम 15 to 60 क्वेश्चन ये आपको करेक्ट होना ही चाहिए, ओके। 1-2 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो आप लोग वो भी बेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि किसी के अगर 17 क्वेश्चन पॉलिटी से आ रहे हैं ना तो 17 करेक्ट कर लेते हैं लोग, ऐसा है पॉलिटी। तो इसलिए पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए। चलिए न्यूज़ में देखते हैं क्यों है, क्योंकि डिमांड जो है एग्जीक्यूटिव रिप्रेजेंटेशन का कॉलेजियम सिस्टम में, यहाँ पे आपका डिबेट वगैरह स्टार्ट हो गया है, जो हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं। खैर कोई बात नहीं, न्यूज़ में क्यों है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर की मीनिंग क्या है ये समझिए। हमारे देश में आप देखो कि 3 इंपॉर्टेंट बॉडी है जिससे कि पूरा सिस्टम हमारा देश का चलता है। सबसे पहले आप देखो कि पार्लियामेंट है जहाँ पे कानून बनते हैं, है कि नहीं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है जो कि कानून को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और एक साथ एक आप देखोगे कि थर्ड पार्टी है यहाँ पे जुडिशरी का काम है कि यहाँ पे जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया और एग्जीक्यूटिव के द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उन दोनों कानून पे वो देखते हैं कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट में तो नहीं, कहीं वो किसी तरीके का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स तो नहीं वायलेट हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे चेक एंड बैलेंस करता है जुडिशरी। सो 3 पार्ट है, इसलिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर, इन तीनों बॉडी की अपनी अलग अलग पावर होती है, इसलिए इसको सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कुछ आर्टिकल देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे आर्टिकल 50 है DPSP के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें स्टेट को ये डायरेक्ट किया गया है कि जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट है। जुडिशरी का काम है चेक एंड बैलेंस करना, और जो एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी कानून पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है उसको एग्जीक्यूट करना, ओके। वहीं अगर आर्टिकल 361 देखें तो इसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है, क्योंकि देना भी है, क्योंकि आप लोग पता है कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, तो इनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाती है, वो भी अंडर आर्टिकल 361। उसके बाद आर्टिकल 105 एंड 194 है, जिसमें कि कुछ प्रिविलेजेस यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर और कुछ यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दी जाती है। तो इसके बारे में जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस दिया गया है वो आर्टिकल 105 एंड 194 है। देन आर्टिकल 122 एंड 212 है। इसमें क्या है कि यहाँ पे कोर्ट को रोका गया है इंक्वायरी करने से। जो भी अगर मान लो कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है या फिर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर में कोई भी अगर प्रोसीडिंग चल रही है, तो इसकी जो यहाँ पे प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोर्ट को ये
हक नहीं है कि इंक्वायरी करे कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है, कैसी चल रही है, ये हक यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि दोनों में है, स्टेट लेजिस्लेचर जो कि आर्टिकल 212 के तहत आता है और पार्लियामेंट का यहाँ पे 122 के तहत आता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि कुछ पावर ओवरलैप हो जाते हैं, जो तीनों यहाँ पे ऑर्गन्स हैं हमारे, उनके कुछ पावर ओवरलैप हो जाते हैं। जैसे कि आप देखो कि आर्टिकल 13 में है जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब है कि जुडिशरी बैठ के रिव्यू करती है कुछ ऐसे कानून जो कि यहाँ पे कहीं ह्यूमन राइट्स को तो वॉयलेट नहीं करें, फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट नहीं करें, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन है जिसको ये वॉयलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू है। साथ ही आप देखो आर्टिकल 32 है एंड 226 है। रिट यहाँ पे जारी करने का अधिकार जो है यहाँ पे पावर दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट को भी और हाई कोर्ट को भी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो रिट इशू करने का यहाँ पे पावर है वो आप देखो कि आर्टिकल 32 के तहत है, लेकिन वहीं सुप्रीम हाई कोर्ट में देखो तो 226 है। तो इसमें समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो रिट इशू करने का पावर है वो हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो पावर है वो ओवरलैप हो जाता है। देन यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पावरफुल जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 142 है, जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। अगर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसा केस है जिसमें कंप्लीट जस्टिस इज़ वेरी नेसेसरी टू इंश्योर फेयर एंड कंप्लीट जस्टिस, तो उस हिसाब से यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है अपने हिसाब से वो यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमने देखा। कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का। जैसे ये जो कंसेप्ट है ना, ये पहली बार एरिस्टोटल के काम में देखा गया था 4th सेंचुरी में, जहाँ पे ये 3 एजेंसीज जो सरकार की है, जैसे आपका जनरल असेंबली हो गया, पब्लिक ऑफिशियल्स है, जुडिशरी है, इनको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था। इसी के बाद अगर मॉडर्न टाइम्स में देखें तो 18th सेंचुरी की जो फ्रेंच फिलोसफर है मेटेस्क्यू, इनके द्वारा देखा गया था, ठीक है। इनकी एक डॉक्ट्रिन है जो कि हाईली सिस्टमेटिक और साइंटिफिक है, उनके द्वारा ये देखा गया था, फाइन। अब देख लेते हैं यहाँ पे कि इंपॉर्टेंस जो कि सेपरेशन ऑफ पावर है। ये 3 ऑर्गन है हमारे यहाँ, तो तीनों को इस तरीके से इनकी जो पावर है उसको अलग अलग किया गया है। तो इसका क्या महत्व है? सबसे पहले आप देखो कि 3 बॉडी है, अपना अपना अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग अपने देश में रह रहे हैं तो हमारी जो राइट्स और लिबर्टी है वो बिल्कुल से एकदम प्रोटेक्ट हो पा रही है। हमारे पास जितने भी अधिकार हैं हम उसका अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। हमें जितनी स्वतंत्रता मिल पाई है उसे हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि अपना हर एक ऑर्गन जो है अपना अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो राइज़ है डिक्टेटरशिप का या फिर एनार्की का, ये यहाँ पे नहीं निकल कर आता है कि नहीं। साथ ही साथ आप देखो जुडिशियल इंडिपेंडेंस भी यहाँ पे इंश्योर हो पा रहा है। जुडिशरी एक ऐसी ऑर्गन है जिसमें कि आप देखो कंप्लीट इंडिपेंडेंसी है, वो अपने तरीके से काम करते हैं, उसमें उनके काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। साथ ही एक फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस जो है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में क्रिएट होता है, जिससे कि आप देखो कि अगर तीनों बॉडी अपने हिसाब से जो भी उनको पावर फंक्शन प्रोवाइड किया गया है उस हिसाब से अगर वो लोग काम करें तो इससे इफ़िशिएंसी इंश्योर हो पाता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इफेक्टिव तरीके से काम बाहर निकल कर आते हैं। साथ ही यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये मिनिमाइज़ हो पाता है। आप देखो कि क्या होता है कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ है जो कि समटाइम्स आप देखते हो कि कहीं ना कहीं मिनिस्ट्रीज़ हो गए या फिर कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गई, एक दूसरे के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अराइज हो जाता है। लेकिन अच्छी बात है ना कि 3 ऑर्गन है और 3 ऑर्गन अपने हिसाब से काम करते हैं, उनको अपना पावर उनको पता है, तो इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का जो है रीज़न वो कम हो जाता है। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी केस लॉज हैं जिससे कि सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रोनाउंसमेंट है वो निकल कर आए। सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट जो केस लॉ है वो है केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। ये सबसे आज तक की आपको पता है कि एक लैंडमार्क जजमेंट इनके द्वारा दिया गया और ये कहा गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में, ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को इनका कहा गया कि सो एनी अमेंडमेंट जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वॉयलेट कर रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हैं जो कि आप देख लो 13-14 जो है हमारे पॉलिटी बुक्स में दिए गए हैं एम लक्ष्मीकांत के, तो बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर कल को चल के कोई ऐसा अमेंडमेंट होता है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर वॉयलेट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो फीचर्स जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहा गया हमारे केशवानंदन भारती केस में। आयर कोयलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो है इनके द्वारा कहा गया कि 9th शेड्यूल में एक ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दी गई है कुछ सर्टेन कानून को। 9th शेड्यूल लाने का मीनिंग ही था, इसका एम था कि कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें कि डिबेट डिस्कशन नहीं करना है, तो उसको उठाकर 9th शेड्यूल में रख देते थे। बट ऐसा नहीं है, इट मीन्स कि उसको जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए 9th शेड्यूल में रख दिया जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, कुछ कानून हैं जिसमें कि डिबेट डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं बेसिक स्ट्रक्चर से बचाने के। बेसिक स्ट्रक्चर्स का ये एक आप देख सकते हो कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और 9th शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा ये रेलिवेंट है। देन राम जवाया
कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें यहाँ पे कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हैज़ नॉट इंडेड रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इस एब्सोल्यूट रिजिडिटी। देखिए डॉक्ट्रिन जो है ये सेपरेशन ऑफ पावर का, ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि एब्सोल्यूट रिजिडिटी के साथ ये चलता है। समटाइम्स आप देखो कि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाया जाता है जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं। एक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है, इसे एनजैक कहते हैं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ये लाया गया था सरकार के द्वारा, बट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिव्यू किया गया और इसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया, ये कहते हुए कि हमारी जो इंडिपेंडेंसी है जुडिशरी की उसको वॉयलेट करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये एब्सोल्यूट रिजिडिटी के साथ नहीं फॉलो होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे पी कनादसन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसमें कि यहाँ पे इनवैलिडेट लॉज जो है उसका पावर है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया। ओके, दिस वन इज़ नॉट एज सच इम्पॉर्टेंट। लेकिन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, केशवानंदन भारती के बाद ये एक केस है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कहा जा रहा था कि जो 3 ऑर्गन है सरकार की, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करे विद देयर लिमिट। देखिए हर किसी को एकदम से ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध छूट दिया गया, कुछ सर्टेन लिमिट्स वगैरह है जो कि हर एक ऑर्गन, तीनों ऑर्गन को यहाँ पे दिए गए हैं। तो अपने लिमिट्स के साथ जो है अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज करना है। लेकिन एक चीज़ ये भी दिमाग में रखना है कि जो भी संविधान के द्वारा दिया गया है उस सारे प्रोविजंस जो है वो फॉलो होनी चाहिए, है कि नहीं। फिर आता है कतर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो कोर्ट के द्वारा कहा गया कि ये फंक्शन है लेजिस्लेचर का कि कानून बनाए और जो एग्जीक्यूटिव है वो इम्प्लीमेंट करे लॉ को, और जुडिशरी है जो कि इंटरप्रेट करे जो लॉ है विद इन द लिमिट्स जो कि यहाँ पे संविधान के द्वारा सेट किया गया है। तो करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको याद रखना है कुछ केस लॉस जो कि इससे रिलेटेड है, समटाइम्स इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए हम लोग बात की है नेशनल जुडिशियल कमीशन बिल के बारे में। तो रिसेंटली प्राइवेट मेंबर बिल है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। इस बिल का एम है कि जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, उसको रेगुलेट करना, वो भी नेशनल जुडिशियल कमीशन के द्वारा। अब इस बिल में क्या होगा कि जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा। इट मीन्स कि कुछ पर्सन्स है उनको रिकमेंड किया जाएगा कि आप अपॉइंट करो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अदर 3 जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं और चीफ जस्टिस, और अदर जजेस जो कि हाई कोर्ट के हैं, उनके ट्रांसफ़र के लिए और कुछ जुडिशियल स्टैंडर्ड भी रखने के लिए, जिससे कि जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी है वो यहाँ पे इंश्योर हो सके। साथ ही इस्टेब्लिश करना है जो क्रेडिबल और एक्सपीडियंट मैकेनिज्म है, जिससे कि इन्वेस्टिंग कर सके वो भी इंडिविजुअल कंप्लेन में। जैसे कि आप देखते हो कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के कारण उनको उनकी जगह से रिमूव किया जाता है कि नहीं। साथ ही रिप्रेजेंटेशंस जो कि यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा एड्रेस किया जा रहा है टू द प्रेसिडेंट इन रिलेशन फॉर प्रोसीडिंग फॉर रिमूवल ऑफ ए जज। तो जो जजेस को यहाँ पे रिमूव किया जाता है उन्हीं के प्रोसीडिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशन वगैरह भी आप देखोगे कि पार्लियामेंट के द्वारा लाया जाता है। ओके, सो दिस टॉपिक इज़ ऑल अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं फेडरलिज्म, जो कि यूनिक स्टेटस ऑफ दिल्ली के लिए है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में आप देखो अ केस इज़ गोइंग ऑन द टसल बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट और सेंटर ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पोस्टिंग, जो कि सिविल सर्वेंट के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का आज के डेट में हम लोग यूनियन टेरिटरी मानते हैं। तो कैसे मानते हैं, इसके लिए क्या यहाँ पे प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, इन सारी बातों को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो कि 69th अमेंडमेंट जो है संविधान का वो 1991 में हुआ, जिससे कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, है कि नहीं। उनका अपना खुद का डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो। इसी के साथ एक नया आर्टिकल ऐड किया गया जो कि 239AA है, 239AB है। यानी कि यहाँ पे आपका आर्टिकल 239A है, इसके बाद यहाँ पे 2 आर्टिकल को यहाँ पे और यहाँ पे अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ये पावर है कि वो कुछ भी यहाँ पे स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है उसमें से वो कुछ भी उनके पास पावर है कि कुछ भी वो इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप 7th शेड्यूल पढ़ोगे तो 7th शेड्यूल में क्या है कि 3 लिस्ट दिए गए हैं। एक आपका स्टेट लिस्ट है, फिर आपका कंकरेंट लिस्ट है, एंड देन यहाँ पे सेंट्रल लिस्ट है। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें पार्लियामेंट को पावर है कि वो कानून बनाए। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें स्टेट लेजिस्लेचर को पावर है कि वो कानून बनाए। और कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उसमें दोनों को पावर है, पार्लियामेंट को भी पावर है और स्टेट लेजिस्लेचर को भी पावर है। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो यूनियन टेरिटरी है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे एक ऐसा यूनियन टेरिटरी में है जिसके पास पावर है कि वो कुछ भी इनमरेट कर सकते हैं या तो स्टेट लिस्ट में या कंकरेंट लिस्ट में। ओके,
और साथ ही साथ आप देखो कि अगर यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिले ओपिनियन जो कि एलजी का है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का है और उनके मिनिस्ट्री का है, मिनिस्टर्स का है कोई भी मैटर को लेकर, तो एलजी जो है इसको प्रेसिडेंट्स के साथ वो रेफ़र करेंगे और डिस्कशन करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे मिनिस्टर्स का कुछ और है यहाँ पे ओपिनियन है और एलजी का कोई और ओपिनियन है, तो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या काम है कि वो प्रेसिडेंट के साथ जो है डिस्कशन करे इस टॉपिक पे, ठीक है। और प्रेसिडेंट के द्वारा जो भी डिसीजन दिया जाएगा उसको यहाँ पे उसी के हिसाब से फॉलो करना है। साथ ही पब्लिक ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया और लैंड हो गया जो कि यहाँ पे आपका दिल्ली का है, ये पूरी तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये सबसे एक बड़ा मुद्दा है टसल का, क्योंकि आपको पता है पुलिस एक ऐसा पावर है जो कि हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आपको ज़रूरत होता है, साथ ही हर कोई चाहता है। तो ये पुलिस और जो यहाँ पे आप देखो कि लैंड और पब्लिक ऑर्डर, ये तीन बड़ी जो टॉपिक हैं ये उठा के रख दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कहाँ से ये निकल कर आया। इट मीन्स कि जो दिल्ली गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है वो आज के डेट में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कैसे निकल कर आया। 1950 में क्या हुआ कि उस समय डिवाइड किया गया था, मतलब कि हमारा जब भारत बना पाकिस्तान से अलग होके, तो हमारी संविधान जब आई तो संविधान में आप देखो कि जितने भी हमारे स्टेट थे 14 स्टेट थे उसको A, B, C की कैटेगरी में रखा गया। तो दिल्ली कहाँ आता था, C पार्ट में आता था, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग देखिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, 1951 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वहाँ पे क्रिएट किया गया विद इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। एंड देन 1956 में क्या हुआ कि अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऐसा एक कानून लाया गया जिसमें दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। फिर यहाँ पे 10 साल के बाद 1966 में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट लाया गया जिसमें कि एक लिमिटेड रिप्रेजेंटेशंस जो गवर्नमेंट की है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया दिल्ली में। एंड देन यहाँ पे 1991 में क्या हुआ कि 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और फिर उसके बाद आप लोग देखो यहाँ पे ये जो बिल है ये पास हुआ, ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली स्पेशल स्टेटस जो है ये दिया गया और अपना खुद का एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। ये चीज़ें लाएगी 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। देन 2021 में क्या हुआ कि ये जो आपका कैपिटल ऑफ दिल्ली स्पेशल स्टेटस एक्ट है इसको वापस से अमेंड किया गया। तो इस तरीके से आज के डेट में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली एज यूनियन टेरिटरी यहाँ से निकल कर आया है। फाइन, एक यहाँ पे केस है जो कि आप देखोगे GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2019 का। ये 2 जजेस बेंचेस था सुप्रीम कोर्ट का जिनके द्वारा 2 तरीके का वर्डिक्ट यहाँ पे डिलीवर किया गया। यानी कि यहाँ पे आप जब क्वेश्चन अराइज हुआ किसके पावर ज़्यादा है, GNCTD का है या फिर यूनियन ऑफ इंडिया का है, सेंटर का है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक स्प्लिट वर्डिक्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया गया और फिर उसके बाद जो है ये रेफ़र कर दिया गया 3 जजेस बेंच को। इट मीन्स कि ये जो केस है अब हियर किया जाएगा 3 जजेस बेंच के साथ। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो कि 2018 का है, इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है इनको यहाँ पे बाउंड किया गया है कि आप एड एंड एडवाइस जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लेंगे। इट मीन्स कि कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो एकदम से मैंडेटरी है कि यहाँ पे आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस लेना ही है। बियरिंग पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड जो LGs है वो यहाँ पे आप देखो कि अदर इश्यूज़ के साथ कंकरेंस नहीं है। और साथ ही साथ अगर हम लोग डिसीज़न देखें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का तो इनका जो डिसीज़न है वो कम्युनिकेट करना ही है उनको LG के साथ। ओके, आई होप कि इतनी बातें आपके सामने क्लियर होगी। अब देख लेते हैं कि जो डिफरेंस है LG पावर का दिल्ली में और पुडुचेरी में। देखिए दोनों तरफ आपको ऐसा यूनियन टेरिटरी देखने को मिलेगा जिसमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो दोनों के बीच में पावर का क्या अंतर है कि नहीं, डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए दिल्ली के जो LG होते हैं इनके पास ज़्यादा पावर होता है क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली जो है वो कैपिटल है हमारा, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो LG होंगे उनके पास पावर ज़्यादा होगा पुडुचेरी के कंपैरिजन में। LG ऑफ दिल्ली है, इनका एग्जीक्यूटिव फंक्शन है जो कि इनको अलाउ करता है कि आप अपने पावर को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड को लेकर, ठीक है। तो ये तीनों एक ऐसा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो LG इन तीनों फील्ड में जो है अपनी पावर को इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ आप देखो जो दिल्ली के LG हैं इनको यहाँ पे एक कानून के द्वारा गाइड किया गया है जो कि आप देख सकते हो GNCTD एक्ट 2021 है और ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रूल्स है 1993 का। साथ ही अगर हम लोग पुदुचेरी के LG की बात करें तो मोस्टली आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 एक ऐसा कानून है जिसके तहत जो है वो अपना काम करते हैं। लेकिन अगर दिल्ली के LG की बात करोगे तो यहाँ पे 2 कानून हैं जिसके तहत वो काम करते हैं। आर्टिकल 239 एंड 239AA है संविधान का। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग GNCTD अमेंडमेंट एक्ट 2021 देखें तो क्लियरली यहाँ पे अंडरलाइन किया गया कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, वहीं सेंटर हैज़ अ मच मोर प्रोमिनेंट रोल देन इन
पुदुचेरी। ये चीज़ें कही गई है इन आर्टिकल्स में। एक बार मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ। आर्टिकल 239 है जिसमें कि यूनियन टेरिटरीज़ में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता है उसके बारे में है। देन अगर आर्टिकल 239A देखोगे तो इसमें लोकल लेजिस्लेचर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या फिर दोनों फॉर सर्टेन यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ के लिए उसको क्रिएट किया गया। उसके बाद डबल ए की अगर हम लोग बात करें तो डबल ए में क्या होता है कि स्पेशल प्रोविज़न है दिल्ली को लेकर। तो 239 डबल ए में जितने भी प्रोविज़न लिखे गए हैं वो स्पेशली फॉर दिल्ली है। ओके, सो आई होप कि आपके सामने ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। चलिए आइए 2021 की जो कानून है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 2021, इसके बारे में थोड़ा प्रोविज़न देख लेते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा गया है। गवर्नमेंट कहने का मतलब क्या है? किसी भी कानून में आप गवर्नमेंट देखोगे जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा इसको बनाया गया है, तो शैल मीन लेजिस्लेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, एलजी कहने का मतलब है सरकार, ना कि चीफ मिनिस्टर कहने का मतलब है सरकार। तो आप दिल्ली में देखते हो कि केजरीवाल जी हमेशा इन्हीं 3 पावर के लिए रोते रहते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्डर हो, पब्लिक हो या फिर पुलिस हो या लैंड हो। ओके, क्योंकि ये 3 मेन पावर चीफ मिनिस्टर के पास नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। तो इस कानून में क्लियरली कहा गया है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहने का मतलब है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। ओके, एंड एलजी की जो ओपिनियन है ये आपका सरकार से ही यहाँ पे लिया जाता है, जो कि एग्जीक्यूटिव एक्शन में जब आता है तब। ठीक है, साथ ही एलजी आप देखो कि यहाँ पे विल नॉट असेंड टू और पास ऑन टू प्रेसिडेंट फॉर कंसिडरेशंस एनी बिल, जो कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मैटर को कवर करता है जो कि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर से बाहर है। फाइन, तो ये सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपका क्लियर किया गया है, तो इसको ध्यान रखना है। साथ ही स्पीकर ऑफ द हाउस की अगर हम लोग बात करें तो स्पीकर ऑफ द हाउस जो कि यहाँ पे आप देखो केल्विन मैककार्थी इलेक्टेड एज द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर। चलिए अच्छी बात है, यूएस में कौन इलेक्ट होकर आ रहा है ये यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ स्टेट पीसीएस में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारे लिए एक सबसे पहले हम लोग अपने यहाँ जो है स्पीकर ऑफ हाउस की बात कर लेते हैं, जो कि लोकसभा के लिए हम लोग स्पीकर कहते हैं, और यही चीज़ आप राज्यसभा में देखोगे तो चेयरमैन कहते हैं। ओके, सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है और कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो लोकसभा के द्वारा ये इलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर होते हैं ना उन्हीं में से स्पीकर को ढूंढ लिया जाता है, स्पीकर को इलेक्ट कर लिया जाता है, और बेसिकली ये हमारा आर्टिकल 93 के तहत होता है। अगर हम ऑफिस देखें डिप्टी स्पीकर का, तो अगर ये खाली होता है तो लेजिस्लेटिव लोकसभा जो है कोई दूसरे मेंबर को यहाँ पे इलेक्ट करके बैठा देते हैं। डेट ऑफ इलेक्शन अगर हम लोग डिप्टी स्पीकर का देखें तो ये भी आपका फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो आपका इलेक्शन है होता है डिप्टी स्पीकर का, उसका कब होना है, तो ये कौन फिक्स करेगा? ये प्रेसिडेंट के द्वारा फिक्स किया जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन अगर हम लोग देखें स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट का, तो ये भी हमारे आर्टिकल 178 में रखा गया है। सो दीज आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स के वीडियोस में पढ़ते हैं, पीडीएफ्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में 440 से भी ज़्यादा आर्टिकल्स है तो आपको सारे रट्टे मार के बैठ जाना है, बिल्कुल भी नहीं। जितने आर्टिकल न्यूज़ में रहे हैं एटलीस्ट उसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। फाइन, अब यहाँ पे स्पीकर ऑफ हाउस के बारे में बात करें तो इनका टेन्योर जो है 5 ईयर्स का होता है। डिप्टी स्पीकर का अगर रोल देखें तो ये हेड होते हैं लोकसभा के, और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप के। साथ ही जब आप देखो लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है तो स्पीकर अपनी सीट को वैकेंट नहीं करते। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। स्पीकर क्या करते हैं कि जब तक नेक्स्ट आपका हाउस जो है वो नहीं क्रिएट हो जाता और नेक्स्ट स्पीकर जब तक नहीं आ जाते हैं, तब तक यहाँ पे जो पुराने स्पीकर होते हैं वो यहाँ पे अपना सीट वैकेंट नहीं करते हैं। अब स्पीकर की कुछ फंक्शंस एंड पावर देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि यहाँ पे गार्जियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर, जितने भी मेंबर हैं लोकसभा के उनके गार्जियन होते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो डिसीजन है पार्लियामेंट्री मैटर्स में वो फाइनल है, जो स्पीकर ने कह दिया वो एकदम से मानना ही मानना है। पावर और जो ड्यूटीज़ है वो 3 सोर्सेज से इनको मिलता है। एक तो हमारा संविधान है, साथ ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लोकसभा है, देन यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट है। ओके, और साथ ही साथ आप देखो फर्स्ट इंस्टेंस में तो यहाँ पे वोट नहीं किया जाता, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है या फिर आप मान लो कि कोई भी ऐसा केस है जिसमें कि 6 मेंबर ए पार्टी के हैं, 6 मेंबर बी पार्टी के हैं, दोनों ने वोट किया, अब यहाँ पे ड्रॉ हो गया, तो ड्रॉ होने के केस में ही कास्टिंग वोट यहाँ पे स्पीकर के द्वारा दी जाती है। डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ मनी बिल और नॉट, कोई भी बिल अगर मनी बिल है या नहीं है, ये भी डिसीजन लेने का पावर स्पीकर ऑफ द हाउस के पास है। अब देख लेते हैं स्पीकर को हटाने का, रिमूवल करने का क्या प्रोविज़न है। 93 में तो हम लोग यहाँ पे स्पीकर को लेकर आते हैं, और आर्टिकल 94 में हम लोग इनको हटा भी देते हैं, तो ये भी याद रखना है। देखिए 3 केसेस है जिससे कि हम लोग हटा सकते हैं। एक तो रिमूव्ड ओनली बाय रेजोल्यूशन, जो कि लोकसभा के द्वारा अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया रेजोल्यूशन तो यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा को रिमूव कर दिया जाएगा। साथ ही या तो उनका मन है कि रिज़ाइन कर दो और लिख के दे दो डिप्टी स्पीकर को,
साथ ही चीज़ेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जैसे ही स्पीकर अगर अपने चेयर पे बैठते हैं तो लोकसभा में वो मेंबर होते तो वो मेंबर उनको छोड़ देना है। किसी भी पार्टी के वो रहते हैं मेंबर, तो उनको भी वो विड्रॉ कर लेना है। एकदम न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए स्पीकर, जो कि किसी भी पार्टी का वो साथ ना दे। अब सैलरीज़ और अलाउंसेस की बात कर ले तो आर्टिकल 97 है, जो कि यहाँ पे स्पीकर ऑफ लोकसभा की सैलरी को यहाँ पे फिक्स किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और इनकी जो सैलरी अलाउंसेस होती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज भी होती है। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग एक कंपैरिजन देखेंगे कि यूएस के जो लोकसभा के स्पीकर है और हमारे यहाँ के जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए, यूएस के जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो यहाँ पे आपका इलेक्ट होते हैं सिंपल मेजोरिटी से, जब भी फर्स्ट सेशन जो है स्टार्ट होता है तब। और हमारे यहाँ जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होते हैं, और यहाँ पे जितने भी मेंबर प्रेजेंट और वोट कर देते हैं तो उन्हीं से हम लोग स्पीकर को बना लेते हैं। यूएस में क्या है कि ये साइमल्टेनियसली जो है हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, पार्टी लीडर होते हैं, इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्पीकर है ना वो सिर्फ प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा के, और जो स्पीकर है हमारे यहाँ के वो हेड ऑफ़ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, जो कि यहाँ पे अल्टीमेट कंट्रोल और डायरेक्शंस के अंदर वो काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग यूएस की लोकसभा के स्पीकर के बारे में देखें तो ये यूएस के जो लोकसभा के स्पीकर हैं, तो यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रिवेंट अ कांग्रेस पर्सन फ्रॉम नॉमिनेटिंग एन आउटसाइडर, तो कोई भी आउटसाइडर को यहाँ पे नॉमिनेट नहीं किया जाता। और स्पीकर जो है यूजुअली यहाँ पे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं उस हाउस के उसी से सेलेक्ट होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि नीड टू बी अ लोकसभा मेंबर टू बी इलेक्टेड। हमारे यहाँ जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से हम लोग किसी को चुन के स्पीकर बना देते हैं, है कि नहीं। उसके अलावा हम लोग देखें यूएस में क्या होता है कि ये आप देखो एवरी 2 ईयर्स में इनका इलेक्शन होता है, और हमारे यहाँ एक बार अगर चुन के आ गए तो 5 ईयर्स के लिए तो बिल्कुल ही फ्री हो गए, है कि नहीं। और होल्ड ऑफिस फ्रॉम हिज और हर इलेक्शन टिल इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लोकसभा आफ्टर द डिसोल्यूशन। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जो है 5 साल ख़त्म हो गया तो वो स्पीकर जो है अपने हाउस को छोड़ के चले जाते हैं, उनकी सीट वैकेंट हो जाती है। नो, जब तक दूसरी इलेक्शन होकर दूसरे जो है इलेक्शन क्या दूसरे अगर स्पीकर चुन के नहीं आ जाते हैं तब तक अपने हमारे जो पुराने स्पीकर होते हैं वो सीट वैकेंट नहीं करते हैं। स्पीकर की बात करूँ यूएस में क्या है, स्पीकर इज सेकंड इन द लाइन टू सक्सीड द प्रेसिडेंट, यानी कि सेकंड है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट के बाद इनका नंबर आता है। हमारे यहाँ इस तरीके का कोई प्रोविज़न नहीं है स्पीकर के लिए।